नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सीटेट के अंतर्गत हम सभी लोग ईवीएस के रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु एवं विधियाँ, ये हमारा जो लेसन था उसको हम सभी लोगों ने जो कॉन्सेप्ट थे उसको अच्छी तरह से हम सभी लोगों ने समझ लिया था। अब हम सभी लोग उसके विगत वर्षों में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको देख रहे हैं, ताकि आप सभी लोग अपनी तैयारी का आकलन आसानी से कर पाएँ। तो खैर, उसके करीब हम सभी लोगों ने 25 क्वेश्चन के आसपास कर लिए थे। अगला हमारा प्रश्न है, तो उस पर बात करते हैं। ईवीएस कक्षा में थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इतना समझदार हैं। खैर, तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? कह रहा है कि समूह में सीखने का कौन सा एक सकारात्मक उद्देश्य हो सकता है। तो आपके ऑप्शन से हम सभी लोग नजर डालते हैं कि लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। जहां पर विविधता या भेदभाव या अलगाव ये सभी चीजें हो, तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर गलत ही होते हैं, मतलब ये ऑप्शन अक्सर गलत ही होते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करने की यह भी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि तात्पर्य है कि यह भी सही नहीं होगा। सहयोग सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो इसमें सकारात्मक आपका जो तथ्य है दोस्तों, ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो सहयोग के मूल्यों, कहने का तात्पर्य जब आप सामूहिकता के रूप में कोई कार्य करते हैं तो उसमें एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसके विचारों को ग्रहण करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्त करते हैं। तो ये सभी चीज़ें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतलब प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक इन सभी विचारों भावनाओं से उत्पन्न होती हैं। तो सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, इसका एक ईवीएस की कक्षा का जो समूह में सीखने का उद्देश्य हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। कह रहा है कि इसमें कौन सा एक कथन ऐसा है जिसको छोड़ दिया जाए। बाकी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सामूहिकता के रूप से सभी सामूहिकता के पक्ष में तर्क है, केवल एक को छोड़ करके। तो कौन सा एक ऐसा तर्क है जो सामूहिकता का विरोध कर रहा है, उसको आप सभी लोगों को निकालना है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, ये तो सही बात है, क्योंकि जहाँ पर सामूहिकता व्याप्त होगी, बिना सामूहिकता आपसी सहयोग के चल ही नहीं सकती, कार्य ही नहीं कर सकती। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। अगला ऑप्शन आपका सामूहिक क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो आपका नकारात्मक तथ्य लग रहा है, क्योंकि हमारा मोटिव होता है दोस्तों सिखाना, ना कि बेहतरी अंक प्रदान करना। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे अच्छे अंक आते हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी खास कोई उपलब्धि नहीं रहती। इसके बजाय इसके विपरीत कुछ लोगों के कम मार्क्स आते हैं और उनकी एक अच्छी खासी उपलब्धि है समाज में। तो खैर, सामूहिक क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो एक प्रकार से हो जाएगा कि उनको रटाना चीज़ों को, ठीक है। तो प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान निर्माण में सहायता मिल सकती है। जाहिर सी बात है कि अब सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं। तो क्या होता है, जैसे जो छोटा बच्चा है अपने से बड़े बुजुर्गों से थोड़ा अपेक्षाकृत अधिक सीख सकता है, उनका ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, उनके अनुभव आदि को ग्रहण कर सकता है। जैसा कि चाणक्य जी के द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अपने गलतियों से सीखने के लिए जिंदगी काफ़ी छोटी है, तो दूसरों ने क्या गलती करी उससे सुधार किया जाना चाहिए। तो प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान निर्माण में सहायता मिल सकती है, ये भी सही हो जाएगा। ये आपके सकारात्मक तथ्य। अगर इस प्रश्न के लिहाज से बात की जाए कौन सा आपका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब आपका सी हो जाएगा। सामूहिक क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, ये आपका सही उत्तर इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। अगला आपका है प्रश्न है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री में कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। इसका क्या शैक्षिक अभिप्राय नहीं हो सकता? वह कह रहा है कि क्या सिखाना नहीं चाहता है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी को आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, या फिर बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, या इसके अतिरिक्त बच्चों को पुनर्चक्रण का पुनः प्रयोग करना। ठीक है, पुनर्चक्रण है
पुनः प्रयोग और रूपांतरण आदि को समझने देना। जैसे कि हमारी सरकार के द्वारा भी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए रिसाइकिल वगैरह पर बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है। इनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि बहुत सारी योजनाओं को भी चलाया जा रहा है। तो कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, तो एक प्रकार से सही हो सकता है कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रदर्शनी जब आयोजित करेंगे तो बच्चे सीख पाएंगे कि कूड़े से कुछ चीज़ों का निर्माण भी किया जा सकता है, इसका अपना भी योगदान है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, इससे कोई एक प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़ा अन्य बच्चों में हीन भावना का विकास हो सकता है कि ये बेहतर है, हम कमजोर हैं क्या, हमारे अंदर कौन सी कमी है। तो इन सबको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इस कौन सा अभिप्राय नहीं है, इसका अभिप्राय दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, आम चीज़ों से बनाना तो एक अच्छा विकल्प है ही, लेकिन अगर कूड़े से चीज़ों को बनाया जा रहा है, कूड़े रद्दी सामग्री आदि से कुछ का उपयोग करके चीज़ों को बनाया जा रहा है, तो उसमें सृजनात्मकशीलता का विकास तो होगा ही। अनेक प्रकार की क्रिएटिविटी उससे सामने निकल करके आएंगी। बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना कि इनको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक शिक्षक, अगला 29 प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है। क्या करता है? विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है। कह रहे कि शिक्षक के द्वारा अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्रों को प्रदान किया जाता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहा जाता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, जो हमारे घरों में जानवर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? सृजनात्मकता का विकास करना, जाहिर सी बात है कि सृजनात्मकता एक सकारात्मक तथ्य हो जाएगा, आप इसको तो नकार ही नहीं सकते, सीटेट के एग्जाम में कह सकते हैं। तो सृजनात्मकता का विकास करना तो आपका सही हो जाएगा। अवलोकन का विकास करना, यह भी चीज़ ठीक है कि कह रहा है कि विभिन्न पशुओं को चित्र देता है और उनमें उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है। जब चित्र आपको दे रहा है और उसमें रंग भरने को कह रहा है तो आप पहले उसको देखेंगे पशुओं के चित्रों को, ठीक है, कौन कौन से रंग इसमें सूटेबल बैठेंगे, तब उसमें उसके अंतर्गत रंगों को भरेंगे। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा का संग्रह करना, तो क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। डाटा संग्रह करना कोई विशेष एक प्रकार से हम कह सकते हैं उचित तथ्य नहीं, तो आपके ए बी सी या एक प्रकार का आपका इस प्रश्न के लिहाज से सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया, पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर, कह रहा है कि एक कारण को छोड़ दिया जाए तो सभी कारण हो सकते हैं, तो वह कौन सा कारण ऐसा है जो नहीं हो सकता है? तो देखते हैं प्रश्न, आपके ऑप्शन पर विचार करते हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान पर निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता किया जाना चाहिए। या फिर इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, या इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है। ठीक है, 6 उप विषयों के जो चतुर्दिक निर्मित किए गए हैं, पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह कौन सा एक कारण है? तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, यह इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है? यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता के ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। अगला आपका ऑप्शन है यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, या फिर यह शिक्षक को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। अगला आपका अंतिम ऑप्शन है कि यह शिक्षण को यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशल को बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? यह अवधारणाओं, मुद्दों, कौशल को बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी।
अगला आपका ऑप्शन है, अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, कह रहा है कि जो कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे उपयुक्त कारण है, कह रहा है। तो कौन सा इसका कारण हो जाएगा, इस पर नजर डालते हैं। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, या फिर कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, या फिर कहानियां जो होती हैं अनेक विषयों को छूती हैं, या इसके अतिरिक्त कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कहानियां जो है कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियां जो हैं एक महत्वपूर्ण पहलू। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने के शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। कह रहा है कि सबसे कम उपयुक्त कारण कौन सा है। देखो, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ तो उपलब्ध कराती हैं, यह आपका एक उचित बात है। कहानियों में व्यक्तियों के अपने अनुभव शामिल होते हैं, इसको भी नहीं नकार सकते हम सभी लोग। कहानियों में व्यक्तियों के अपने अनुभव शामिल होते हैं दोस्तों। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। जो कहानियां होती हैं अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कक्षा प्रबंधन के तो जो सहायता करने के लिए तो अनेक पहलू हो सकते हैं, कोई एक विशेष कहानी एक उचित पहलू नहीं। हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सहायता कर सकती है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य प्रभावी रणनीतियां भी हो सकती हैं कक्षा प्रबंधन को सहायता करने के लिए। तो आपका सबसे कम उपयुक्त कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती, यही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, या फिर बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो सही विकल्प का चुनाव करना है सभी लोगों को। जहां केवल लिखा हो दोस्तों तो वो तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं सीटेट के अंतर्गत अक्सर गलत होता है। तो ये तथ्य अगर 4 की बात की जाए, 4 तो खैर इसमें तो ये तो सही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बात इसमें केवल की करी गई। तो आपका सही जवाब इसमें क्या हो सकता है, क्या बच्चा फिर 1, 2, 3, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होती है वो परिभाषाओं और व्याख्यानों पर आधारित नहीं होती कि आपको सिर्फ परिभाषाएं पढ़नी और उनको याद करना है। उससे कहीं अतिरिक्त आपको समझाया जाता है उसके महत्व क्या क्या है पर्यावरण के, इन सबके विभिन्न पहलुओं, उनके अनेक दृष्टिकोणों की बात करी जाती है। रट कर सीखने को तो हतोत्साहित किया ही जाता है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलता है। यदि बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका ना मिले तो कह सकते हैं कि हम उसके अंतर्गत रुचि, जिज्ञासा, इन सभी विभिन्न पहलुओं का अभाव हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 3, क्योंकि 4th केवल है तो केवल गलत हो जाएगा आपका। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। किसके द्वारा संबोधित करती है, ये आपको देखना है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति को प्रयोग। ठीक है, या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या फिर सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अंतिम ऑप्शन है आपका विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग किए जाने चाहिए। मुद्दों को सभी संबोधित करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। कक्षा जो 5A के शिक्षक हैं एक सवाल देते हैं। क्या सवाल देते हैं, इस पर बात करते हैं। पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो। क्या होगा, कह रहा है कि अगर धरती पर पेड़ ना हो तो इन सवालों की प्रकृति कैसी होगी। हम सभी लोगों ने लेक्चर जो कॉन्सेप्ट पर पढ़ रहे थे हम सभी लोग, उसके अंत में क्या करा था, प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों की हम सभी लोगों ने बात करी थी। तो देखते हैं, ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है।
ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी जो है मुक्त अंत वाला अपसारी है। और कह रहा है कि जो ए है मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है, जबकि डी आपका है ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा 35 का दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा बी। ए जो है बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपसारी और अपसारी किसे कहते हैं, इसको भी हम सभी लोगों ने पूर्व के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट है आपके अच्छे से बात की थी। अपसारी की अगर बात की जाए दोस्तों तो अपसारी का तात्पर्य क्या है, अपसारी का एक प्रकार से हम कह सकते हैं तात्पर्य होता है फैलाव। अगर हम मुक्त जो आपका अपसारी है, अपसारी का तात्पर्य दोस्तों जो चौमुखी एक प्रकार से हम कह सकते हैं सोच विचार, ठीक है। और अनेक एक प्रश्न के अनेक, जैसे कि जो एक प्रश्न के अनेक जो हम सभी लोग समाधान सोच सकें, ये सभी आपके अपसारी हो जाएंगे। जैसे कहने का तात्पर्य है कि अगर तथ्यात्मक सवाल ना हो तो अपसारी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आपका तथ्यात्मक सवाल है तब तो अपसारी के अंतर नहीं कहा जाएगा। तो जैसे कि इसमें कहा गया कि क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो, तो अगर धरती पर पेड़ ना हो तो इसका कोई एक आप समाधान नहीं कह पाएंगे, बल्कि इसके अनेक आप सभी लोग जवाब दे पाएंगे। जैसे कि हाँ, धरती पर अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम सभी लोग सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य हवाओं की जो मात्राएं बढ़ती रहेंगी, चीज़ें संतुलित नहीं हो पाएंगी। तो कहने का तात्पर्य आप उसके कई जवाब दे पाएंगे। तो जो बी वाला हो गया आपका, तो मुक्त वाला अपसारी हो गया। वहीं अभिसारी का तात्पर्य होता है संकुचित दृष्टिकोण। कहने का तात्पर्य है कि संकुचित दृष्टिकोण चीजें ज्यादा फैलाव युक्त ना हो। तो पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। अब जब उसमें दिया गया है कि आपको पेड़ों के 5 लाभ लिखना है तो आप 5 ही लिखेंगे, ना कि 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा सोचने का स्कोप नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि ए बद्ध अंत वाला अभिसारी और बी जो होगा आपका मुक्त अंत वाला अपसारी होगा। अब हम सभी लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, ऐसा क्यों है? करते हैं क्योंकि कौन कौन से नजरिया हैं इसके कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं? क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। जाहिर सी बात है, अगर आप जहाँ पर समूह होगा दोस्तों तो कई मित्र आपस में होंगे तो सहपाठी अधिगम को तो बढ़ावा दिया ही जाएगा। यह सहपाठी अधिगम को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि समूह जब बात हो रही है तो समूह के तात्पर्य है कि सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देगा ही, यह सामाजिक अधिगम को भी बेहतर बनाएगा। सहपाठी अधिगम के अंतर्गत क्या होती है, विभिन्न चीजों के आदान प्रदान होते हैं। कुछ लोगों के विचारों को ग्रहण किया जाता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करी जाती है, जो सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाते हैं। सामाजिक हाव भाव क्या है, संस्कृति हमारी क्या, विभिन्न प्रकार के कल्चर आदि लोगों को जानने का हमें मौका मिलता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उससे प्रेरित भी होते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप किसी की सृजनात्मकता की प्रशंसा करते हैं तो वो अगली बार उस कार्य को करने के लिए और अधिक उत्साहित एवं प्रेरित होते हैं। अगर आपको किसी को आपसे अगर उम्मीदें होती हैं तो आप कोशिश करते हैं दोस्तों कि उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। ठीक है, तो उसी प्रकार कहने का तात्पर्य है, जब बच्चों की जो विद्यार्थी होते हैं उनकी अगर सृजनात्मकता की प्रशंसा करी जाती है तो वे खुश होते हैं और उससे प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। एक प्रकार का बंधेज वाला कह सकते हैं कि तथ्य तो ये नहीं होगा। जो चौथा होगा, जो ये तो गलत हो जाएंगे, ये तो होगा ही नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देगा, सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है और बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है और वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं? कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे, इनकी वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं? परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियां एवं कविताएं। सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये सभी हो जाएंगे। परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक,
कहानियां एवं कविताएं। ये आपके सभी जवाब इसके सही हो जाएंगे। अगला आपका प्रश्न है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। जो पौधा है उस अंतर्वस्तु का चयन किया, ठीक है। उन्हें उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान करे। एक शिक्षिका के द्वारा कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया गया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। अब वो कौन कौन से अवसर प्रदान किए, एक एक करके समझते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या है, समूह में पत्तियों का संग्रह करना। कह रहा है कि समूह में पत्तियों का क्या किया, संग्रह किया। पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका है और को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। कह रहा है कि उपरोक्त जो आपके ऑप्शन दिए गए इसमें किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। समूहों के पत्तियों के संग्रह करना, या फिर पत्तियों के आकार, स्वरूप, उसके अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। इसका तो बढ़ावा दिया ही जाना चाहिए। अपना वनस्पति संग्रह बनाना। तो आइए आगे बात करते हैं, कौन सा इसका सही जवाब होगा। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करना। देखो ये चीज जाहिर सी बात है आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि याद करने को पर्यावरण बढ़ावा नहीं देती बल्कि समझने को बढ़ावा देती है। तो जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उनके नाम याद करना, ये आपका उचित तथ्य नहीं है, तो ये नकारात्मकता को दर्शाता है, कह रहे हैं। तो ये आपका इसका सही जवाब यही होगा। बाकी आपके अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार करना ही चाहिए। कार्य का विस्तार, बच्चों में निरंतर गतिविधि में लगे रहना। बच्चों को अगर गतिविधि में वो लगे हुए हैं तभी चीजों को सीख पाएंगे। बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, उनकी क्रियाओं पर ध्यान देना, उनका अवलोकन करना, उनका सहयोग करना, ये सभी एक प्रकार से कह सकते हैं सकारात्मकता को दर्शाते हैं। तो जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो सके उनके नाम याद करना, ये कोई उचित बात नहीं है। ये आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा कि इसको बढ़ावा दिया। कह रहा है कि इस गतिविधि को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। मान लेते हैं कि आप टीचर बने, जब एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। कह रहा है कि जो विद्यार्थी धीमी गति से सीखते हैं उनकी पहचान करी जानी चाहिए। या फिर शिक्षार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक विस्तृत नोट्स तैयार करना। अगला आपका ऑप्शन है सी नंबर, शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार किया जाना चाहिए। पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। यह आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। विस्तृत नोट्स तैयार करना कोई ये आपका गलत हो जाएगा। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, या तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भेदभाव को दर्शाएगा। पहले से पाठ्य योजना तैयार करना तो एक अलग बात हो गई। पहले लोगों के बारे में जान पाएंगे, किस किस बैकग्राउंड से शिक्षार्थी हैं, उनके कल्चर क्या है, उसका उनका किस बारे में वो अपने आप को संदर्भ में जोड़ पाएंगे। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं, संदर्भित अधिगम प्रवेश प्रदान करती हैं और विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण करती हैं। तो इसमें आपके सही जवाब ढूंढना है आपको, कौन सा हो जाएगा। तो बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण तो करती हैं, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। और संदर्भगत अधिगम प्रवेश प्रदान करती हैं, उन्हें सीखने का एक प्रकार से कह सकते हैं कि उचित अवसर प्रदान करती हैं और विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। हालांकि इसमें 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन नहीं दिए। खैर, अमूर्त अवधारणाओं को भी प्रभावशाली तरीके से किस्से कहानियों के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, किंतु ये ऑप्शन में नहीं दिया। तो आपका कितना सही हो जाएगा, 1, 2 और 4 ये आपके सही हो जाएंगे। केवल 3, केवल 2, केवल 1 और 2 ये आपके नहीं सही होंगे। बाकी आपका जो सही जवाब होगा 1, 2 और 4।
अगला आपका प्रश्न है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए कि सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। ये भेदभाव को दर्शाता है कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग से क्या तात्पर्य है। लड़के लड़कियों के अगर समूह एक में होंगे तो एक दूसरे के बारे में जानने का उन्हें अच्छा मौका मिलेगा। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, ये भी गलत बात है। ये तो हो जाएगा कि जो पढ़ने में अच्छे हैं और जो पढ़ने में अपेक्षाकृत धीमे, उनमें हीन भावना का विकास किया जाना चाहिए, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। केवल 2 समूह बनाएं, प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें सभी प्रतिभागी शामिल हो और उनकी अपनी अपनी सहभागिता और सहयोग एक दूसरे के प्रति सहयोग हो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में, किसमें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। आपको प्रश्न भी अच्छे से आपके द्वारा पढ़ा जाना चाहिए ताकि आप लोगों को हल करने में कोई समस्या ना हो। तो इसके ऑप्शंस क्या है उनको देखते हैं कि यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करते हैं। कह रहा है कि जो उनकी पृष्ठभूमि है उसकी विविधता, जो वैविध्यपूर्ण उनकी पृष्ठभूमि है उसको जरूरतों को उनकी पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, या फिर परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह आपका सही जवाब हो जाएगा, ऐसी विशेषता नहीं होनी चाहिए। जहां पर बात परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती, ये चीजें गलत हो जाएंगी आपकी। यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य करती है। ये आपका सही जवाब होगा। बाकी कहने का तात्पर्य है कि ये प्रश्न के लिहाज से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षार्थियों की विविधपूर्ण जो पृष्ठभूमि है उसकी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। वास्तविक कहानियां और घटनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत भी किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ा जाना चाहिए। क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना चाहिए। अगला ऑप्शन है आपका, आकलन में सफलता प्राप्त करना और विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना। सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों कहीं कहीं किसी किसी स्रोत में आपको ये ऑप्शन सही मिलेगा, किसी किसी स्रोत में आपको ये ऑप्शन विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो दोनों आपको उचित तरीके से दोनों भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रभावशाली विकल्प लग रहे हैं कि विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को भी समझना चाहिए। चीजों को याद करने के बजाय सभी लोग समझेंगे तो है ही चीजों के कॉन्सेप्ट को। सीखने वाले के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर जो चीजें हैं उनकी उसको पर्यावरण से जोड़ा जाना चाहिए। तो आपका प्रभावशाली विकल्प यही रहेगा कि सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ा जाना चाहिए। बाकी का मैंने बता दिया कि ये भी आपको कई कई स्रोतों में मिलेगा और कभी कभी कहीं कहीं पर डी वाला भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा एनसीएफ 2005 है ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संशोधन नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। संदर्भगत अधिगम को प्रवेश को प्रदान करना, पाठ्यक्रम के भार को कम करना, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए। तो अगला आपका ऑप्शन है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, संदर्भ से युक्त अधिगम को जो प्रवेश है उसको प्रदान किया जाना चाहिए। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की जो किसी भी पाठ्य पुस्तक है और उसकी संशोधन नहीं की। इसका प्रमुख कारण क्या है कि जो संदर्भ युक्त अधिगम है बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए, जो चीजों को वास्तविकता से जोड़ करके समझ पाए पर्यावरण को।
जो पर्यावरण परिवेश है उनके चारों ओर वो अपनी आंखों से बेहतर तरीके से देख करके सीख पाए चीजों के बारे में। अगला आपका ऑप्शन है, अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। हमारे देश की जो भोजन है उसकी सांस्कृतिक विविधताओं को पढ़ाया जाना है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें, या अगला आपका ऑप्शन है कि विभिन्न प्रकार के खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। क्या करें कि फ्लैश कार्ड दिखाएं, या भोजन के बारे में सूचनाओं को एकत्र करें, या फिर अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों से एक प्रोजेक्ट या फिर परियोजना दी जानी चाहिए, या फिर पूछें कि विद्यार्थियों से पूछें उन्होंने क्या खाया और उसके बाद उसके बारे में चर्चा करें। तो आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? बात जब विविधता की हो कि एक अध्यापक कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है, तो अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध प्रकार के भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक परियोजना दी जानी चाहिए, ताकि वो चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच सकें और उस पर विचार विमर्श कर सकें, ताकि जब उनको पढ़ाया जाए संबंधित विविधताएं भोजन से तो चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके प्रधानाचार्य ने कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? आपकी क्या योजना होगी? यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। अगला आपका ऑप्शन है कि क्रियाकलाप एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक ध्यान के लिए अध्ययन के लिए उस विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। या फिर आपका ऑप्शन है कि आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ में ले जाना। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? क्रियाकलाप की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक सार्थक अध्ययन के लिए उस विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व चीजों के बारे में साझा करना। उनको एक मोटा मोटा आंकड़ा प्रदान करना है, उनको एक कह सकते हैं कि मोटा मोटा हम सारांश प्रदान कर दें कि हम सभी लोग क्या करने वाले हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है, ठीक है। तो उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न जो करने का उद्देश्य क्या है? चिंतन कौशलों का विकास करना, बोलने संबंधी कौशलों का विकास करना, या फिर अवलोकन कौशलों में, या फिर संवेगात्मक कौशल में। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? गहन जांच पड़ताल से संबंधित कल्पना प्रश्न पूछे जाते हैं तो चिंतन कौशलों का विकास आपका सही जवाब हो जाएगा। जो प्रश्न आपसे अगर कोई पूछा जा रहा है तो आप सभी लोग क्या करेंगे? उसके बारे में सोचेंगे उत्तर देने से पहले क्या सही जवाब हो सकता है। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? जो हम खेल खेलते हैं उसके बारे में कौन सी एक शिक्षण जो युक्ति है अधिक प्रभावी होगी? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं देखते हैं। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेलने के लिए जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, जो तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि नाम याद करने से कोई मतलब नहीं। शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना के बनाने के लिए कहना। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, बी वाले ऑप्शन से सी वाले ऑप्शन की तुलना कीजिए। शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, इससे कहीं अधिक यह प्रभावी होगा शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रकार के खेलों को खिलाया जाना चाहिए, ताकि वह चीज़ों के बारे में बेहतर समझ पाएं, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से देख पाएं या कर पाएं। क्योंकि यह प्रकार का कह सकते हैं कि क्रियाशीलता का सिद्धांत हो जाएगा, करके सीखना। हमारा अगला प्रश्न है कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण के दौरान जो भ्रमण का आयोजन करती है, यह शिक्षार्थियों की मदद करेगा। अगला आपका यह कब पूछा गया? सितंबर 2014 का प्रश्न है दोस्तों। कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में
जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाता है, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, या फिर जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास में, इसके अतिरिक्त दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती। तो भ्रमण का अगर आयोजन कर रही तो क्या करेगी? कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविकता की जीवन जो कह रहा है कि जो कक्षा में सीखा गई, जो कक्षा में कह सकते हैं जो क्लासरूम में चीजें सीखी गई हैं, उसका वास्तविक जीवन से तालमेल बिठाए जाने की कोशिश कर रही है। कि पहले तो उसको पाठ पढ़ाया गया, ठीक है, एक मोटा मोटा आंकड़ा दे दिया गया, फिर चिड़ियाघर में भ्रमण का आयोजन करते हैं। कक्षा का जो अधिगम है, क्लासरूम का जो चीजें सीखी गई चीजें हैं, उसको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने की एक सकारात्मक कोशिश है। अगला एवं अंतिम प्रश्न है दोस्तों आपका, रस्म को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्नलिखित चरणों को क्रम में नहीं का अनुपालन करे। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए गए चरणों का सही क्रम कौन सा है? अच्छा, हम सभी लोगों ने इस पे पहले भी बात कर ली थी कि जब आप सभी लोग प्रश्नों का क्रम बनाएंगे तो उसकी क्या होगा, उसका एक प्रकार से क्रम। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? पहले तो हो जाएगा रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, ठीक है, फिर हो जाएगा उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना चाहिए, फिर हो जाएगा प्रश्नों को लिखा जाना चाहिए, फिर हो जाएगा प्रश्न पत्र का संपादन करना चाहिए। तो इस हिसाब से बी, डी और ए और सी, ठीक है, आपका ये सही जवाब हो जाएगा, बी, डी, ए और सी। तो प्रश्नों का जो इसमें कह रहा है कि इस प्रश्न को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करें, जो कि एक क्रम में नहीं है, ठीक है। तो इनको क्रमवार किया जाना चाहिए। इनका सही क्रम कौन सा है दोस्तों? प्रश्नों को क्रमवार अगर लगाने की बात करी जा रही तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले तो रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए कि जो प्रश्न होंगे उसकी उचित एक रूपरेखा क्या होगी, ठीक है। फिर उसका अगला चरण क्या हो जाएगा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या करा, रूपरेखा निर्धारित कर ली, फिर उसकी ब्लूप्रिंट को आप लोगों ने तैयार किया, फिर क्या करेंगे, प्रश्नों को लिखेंगे, फिर उसका संपादन करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में इसके बाद में एक अंतिम भी आपका चरण रहेगा, अंक योजना को लिखना। इसका क्या रहेगा? अंक योजना को लिखना, अंक योजना को लिखना, अंक योजना को लिखना। बाकी प्रश्नों के प्रकारों पर हम सभी लोग बात कर चुके हैं। मुक्त अंत वाले कौन से हैं, बद्ध अंत वाले कौन से हैं, अभिसारी प्रश्न कौन से हैं, अपसारी कौन से हैं, तथ्यात्मक का तात्पर्य क्या, विश्लेषणात्मक का तात्पर्य क्या, इन सब पर हम सभी लोगों ने विस्तार से पूर्व के लेक्चर में चर्चा किया। आप सभी लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल से दोस्तों 50 प्रश्न आपके लिए काफी रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।